हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13(1) का पहला ग्राउंड एडल्ट्री। एडल्ट्री को समझने से पहले हमें इस सेक्शन को पढ़ना होगा जो कहता है एनी मैरिज सोलमिनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑन द पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर द हस्बैंड और द वाइफ बी डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब है कि कोई भी मैरिज जो सोलमिनाइज्ड हुई है, सोलमिनाइज्ड का यहाँ पे मतलब लिया जाएगा कि जो सेक्शन 5 और सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हो। इट मीन्स द मैरिज शुड बी वैलिड अंडर सेक्शन 5 एंड द 7 वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। चाहे वो जो मैरिज सोलमिनाइज्ड हुई हो वो इस एक्ट के प्रारंभ के पूर्व हुई हो या इस एक्ट के प्रारंभ के बाद हुई हो, ये एक एसेंशियल है। और ये ईदर द हस्बैंड और द वाइफ किसी के भी द्वारा ये पिटीशन लाई जा सकती है इस ग्राउंड के लिए। एडल्ट्री सबसे पहला ग्राउंड था मैट्रिमोनल कॉज ऑफ 1857 में। उसके बाद क्रुएलिटी आया, डिजर्शन आया और बाकी सारे ग्राउंड्स ऐड होते गए। एडल्ट्री का मतलब होता है ईदर द हस्बैंड और द वाइफ आफ्टर द सोलमिनाइजेशन ऑफ द मैरिज, मतलब मैरिज होने के बाद had voluntary sexual intercourse with any other person other than his or spouse। मतलब कि अब शादी होने के बाद कोई वॉलेंट्री सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है, इट मीन्स उसकी जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, विलफुल होना चाहिए विद एनी अदर पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, जो उसकी पत्नी या पति नहीं है। इसका पहला एसेंशियल आएगा आफ्टर द मैरिज सोलमिनाइजेशन। इसका मतलब जो सोलमिनाइजेशन होना चाहिए वो अंडर सेक्शन 5 एंड 7 की रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो। अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता है तो वो एक वैलिड मैरिज नहीं है और आप पेटिशन नहीं ला सकते हैं। इसका दूसरा एसेंशियल है विलफुल और रियल कंसेंट। इट मीन्स जो स्पाउस है वो अपनी विलफुल वॉलेंट्री इस सेक्शुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है। वॉलेंट्री का मतलब होता है फ्री कंसेंट, अपनी मर्ज़ी से, स्वेच्छा से वो अपने किसी अदर पर्सन के साथ इंडल्ज है सेक्शुअल रिलेशनशिप में। लेकिन अगर किसी भी पर्सन का उसकी फ्री कंसेंट नहीं है उस इंटरकोर्स में, जैसे कि अगर वो अनसाउंड माइंड है या उसके साथ रेप हुआ है या फोर्सफुली उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने एडल्ट्री कमिट की है, क्योंकि वहाँ पे रियल कंसेंट की कमी थी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए एंड बी की एक वैलिड मैरिज है और ए ने सी के साथ, जो कि उसकी वाइफ नहीं है, सेक्शुअल इंटरकोर्स किया और सी को यह विश्वास दिलाया कि वो उसका हस्बैंड है। सी ने यह विश्वास करते हुए, जो भी सरकमस्टेंसेस रहेंगे, यह विश्वास करते हुए उस इंटरकोर्स में इंडल्ज हुई कि ये मेरा हस्बैंड है। यहाँ पे जो सी है वो किसी भी तरीके की दोषी नहीं है, वैवाहिक अपराध की दोषी नहीं है। लेकिन जो ए है वो मैट्रिमोनल ऑफेंस का दोषी है, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो जानता था कि जिसके साथ वो सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो उसकी वाइफ नहीं है, वो कोई अदर पर्सन है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस पर्सन के साथ वो सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो किसी की पत्नी है या वो अनमैरिड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका थर्ड एसेंशियल पॉइंट है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आपके और आपकी वाइफ का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, फिज़िकल किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, और उसके बाद उसका कोई चाइल्ड बॉर्न होता है जिसको वो क्लेम करती है कि वो उस चाइल्ड के जो फादर हैं वो आप हैं। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकता है, क्योंकि आपका उसकी अपनी वाइफ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। तो ये चाइल्ड जो आया है जो वो क्लेम कर रही है, वो कैसे पॉसिबल है। तो ये भी एक एसेंशियल पॉइंट है। इसका फोर्थ एसेंशियल पॉइंट है सेक्शुअल इंटरकोर्स इज़ मस्ट। मीन्स जो फिज़िकल यूनियन होना चाहिए वो मस्ट होना चाहिए। सम काइंड ऑफ पेनिट्रेशन इज़ नेसेसरी। एक मेयर अटैम्प्ट इनफ नहीं है एडल्ट्री के ग्राउंड को क्लेम करने का। अगर किसी पर्सन का अपने स्पाउस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई सेक्सुअल अफेयर के अलावा सिर्फ अफेयर है, मैरिटल अफेयर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने एडल्ट्री की है। उसके लिए कुछ एसेंशियल्स हैं वो पूरे करने चाहिए। एंड इसका फिफ्थ पॉइंट है विद अदर दैन हिज एंड हर वाइफ।
तो इसका तो पता ही है कि अपने स्पाउस के अलावा किसी अदर अदर पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज रहना एडल्ट्री कहलाता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स। प्री अमेंडमेंट से मतलब है कि जो एडल्ट्री की मीनिंग थी पहले, उसमें उसका मतलब ये था लिविंग इन एडल्ट्री। इट मीन्स कि यूजुअल इंडल्जेंस होनी ही चाहिए एडल्ट्री में। इस चीज़ का फ़ायदा बहुत उठाया जा रहा था, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अभी एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, बाद में उसको लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पे केस कर सकती है, कुछ कर सकती है, तो वो उस वक्त के लिए रुक जाता है एंड वो दोबारा वही चीज़ स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि यूजुअली वो एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, जिसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय एडल्ट्री। मतलब ओनली अ सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज़ इनफ फॉर द डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन। यहाँ पे मैं जुडिशियल सेपरेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेक्शन 10 में आप देखेंगे तो वहाँ पे बोला गया है कि विवाह का कोई पक्षकार चाहे विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, इस एक्ट के पहले या बाद में सोलमेनाइज्ड हुआ हो, वो धारा 1 में जितने भी आधार दिए गए हैं और पत्नी की दशा में उपधारा 2 में जितने भी आधार दिए उस पर विवाह विच्छेद की लिए अर्जी पेश की जा सकती है। तो जो ग्राउंड सेक्शन 13(1) और 2 में दिए गए हैं वही सेम ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के लिए हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि शादी के पहले हस्बैंड या वाइफ का कैसा भी रिलेशन रहा हो किसी के साथ भी, चाहे वो किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आफ्टर द मैरिज सोलमिनाइज्ड, शादी होने के बाद उनका क्या रहता है वो देखा जाएगा। शादी के पहले उनकी किसके साथ रिलेशन थी, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेटिशनर पे रहेगा, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि कि वो रेस्पोंडेंट को एक्यूज़ कर रहा है, तो ये जो एसेंशियल्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि उसकी शादी हो चुकी थी जो कि एक वैलिड मैरिज थी, जो रेस्पोंडेंट है उसने जो भी इंटरकोर्स किया है वो अपनी मर्ज़ी से किया है। ऐसे सिचुएशन थी, ऐसे एविडेंस थे सर्कमस्टेंशियल, जिससे ये बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी आ रही है कि हाँ वो इस चीज़ में इन्वॉल्व था, जो प्रूफ करने की इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये एडल्ट्री है, ये फॉल्ट ग्राउंड्स के अंदर आती है, जिसमें एक पार्टी इनोसेंट होनी चाहिए और दूसरी पार्टी गिल्टी होनी चाहिए। इट मीन्स कि जिस पार्टी ने पेटिशन फाइल की है, पेटिशनर, वो इनोसेंट होना चाहिए और जो रेस्पोंडेंट है वो गिल्टी होना चाहिए। अगर पेटिशनर की ही गलती की वजह से जो रेस्पोंडेंट है वो इंडल्ज हो रहा है एडल्ट्री में, तो उसको डिवोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसकी ही गलती की वजह से ऐसे कामों में इंडल्ज हुआ है। इसलिए यहाँ पर एक पार्टी इनोसेंट होनी चाहिए, दूसरी पार्टी गिल्टी होनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, द पटिशनर हैज़ सेटल्ड द मैरिज और द रिलेशन बिटवीन ईच अदर आफ्टर नोइंग दैट द हस्बैंड एंड वाइफ वॉज इन एडल्ट्रस रिलेशनशिप। तो ये होगा कि उसके अगेंस्ट, रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट हम पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो स्पाउस है वो एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, उसके बाद उसने उसे फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया एंड वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे। एंड उसके बाद उसको ध्यान आता है कि नहीं, मैं इसको डिवोर्स को लेने के लिए इस ग्राउंड का यूज़ करता हूँ, तो वो इस बेसिस पे डिवोर्स उसको नहीं मिलेगा। अब हम कुछ केस लॉस की बात करेंगे, जिसमें पहला केस आता है हरगोविंद सोनी वर्सेस राम दुलारी, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की भी बात करता है, जिसमें ये था कि वाइफ थी वो 12 महीने से ज़्यादा होने के बाद भी हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी, और जब 14 मंथ आया तो वो अपने हस्बैंड के पास आती है, और जो एक बच्चे को जन्म देती है और क्लेम करती है कि तुम इसके फादर हो। तो इस बेसिस पे एक ये वैलिड ग्राउंड बन सकता है एडल्ट्री का, डिवोर्स का, कि जब हस्बैंड वाइफ 12 महीने से किसी भी तरीके के कांटेक्ट में नहीं थे, तो वो बच्चे को अब उसको कैसे उसका फादर कह सकती है।
इनफ एविडेंस था, ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था कि जो सर्कमस्टेंसेस देखे जा रहे हैं उसके बेसिस पे ये देख सकते हैं कि वो एक अडल्ट्रस रिलेशनशिप में थी अपने स्पाउस के अलावा। जो दूसरा केस है उसमें बोला है कि एसटी विराक रेड्डी वर्सेस किस्थामा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ओनली अ सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज़ इनफ फॉर डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि प्री अमेंडमेंट के टाइम एडल्ट्री को साबित करने के लिए ये साबित करना ज़रूरी था कि स्पाउस कंटिन्यूस यूजुअली इंडल्ज रहता है एडल्ट्रस रिलेशनशिप में, लेकिन जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया और ये कहा गया कि ओनली अ सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री। अगर आपने एक बार भी एडल्ट्री की है, वो एक सिंगल एक्ट इनफ है ग्राउंड डिवोर्स का। बाकी के ग्राउंड्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। बाय बाय।